नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इस तरह से अगर है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने टिप्पणी की है कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब के लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है, ये उन्होंने कहा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। अब ये उन्होंने कहा, उसके पहले उपराष्ट्रपति ने कहा। अब उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक रूप से सदस्य तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उससे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा समर्पित है, लेकिन फिलहाल वो संवैधानिक पद पर है। उन्होंने भी लगभग वही बातें कही थी। इनके पीछे ये सामान्य बात नहीं है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो डिसोन कर लिया है उस बयान से, निशिकांत दुबे के बयान से। यानी पार्टी का कहना है कि ये उनका अपना बयान है, निशिकांत दुबे का। उसी तरह का बयान एक और बीजेपी के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी दिया था। उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो। तो यानी और भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी की ये आधिकारिक स्टैंड ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। ये बात पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट के जरिए बहुत विस्तार से ये बात कही। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो उनके बयानों से अपने को डिसएसोशिएट कर रही, उससे अलग कर रही है। लेकिन उन्होंने अगर कहा है तो ये उनका निजी बयान है, लेकिन वो इतना गंभीर बयान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे से माफ़ी मांगने के लिए कहे, बयान वापस लेने के लिए कहे, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, या उनको कोई शो कॉज नोटिस दे। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, सांसद के तौर पर उन्होंने जो बयान दिया है, वास्तव में ये उनका बयान नहीं। पार्टी भले कह रही है कि उनका बयान है, लेकिन ये उनका बयान नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है, और टाइमिंग भी उसकी मायने रखती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के तमाम समर्थक सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी घेर रहे हैं। या ये मैं बीजेपी के कोई ऐसे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहीं पदाधिकारी है, किसी पद पर है, सांसद विधायक है, बीजेपी के जो तमाम समर्थक लोग हैं। लेकिन बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का समर्थन करते जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल नाम की एक सांसद हैं, उन्होंने भी कह दिया कि निशिकांत दुबे ने गलत क्या कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा सही कहा। खैर, निशिकांत दुबे ने ये जो कहा और उसके बाद उनकी पार्टी ने अपने को उससे अलग किया। पार्टी ने हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और वो पार्टी की लाइन और पार्टी के हिसाब से ही, पार्टी का की बैकिंग की को देखते हुए ही इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये एक बात से और साबित हो गया कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे स्वाइब कुरैशी के ट्वीट पर उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप तो मुस्लिम आयुक्त थे। ये टिप्पणी उन्होंने की। देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो है क्या दरअसल इसके पीछे एक पूरी जो रणनीति काम कर रही है, वो दो तीन बातें हैं। देखिए, आर्टिकल 142 जिसको लेकर जो सवाल उठाया था उपराष्ट्रपति ने, जो शक्ति है, जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को संविधान में, वो 142 की पावर ये है कि वो किसी भी ज़रूरी मामले में आदेश जारी कर सकता है, कोई फैसला दे सकता है, अगर उसको लग रहा है कि न्याय होना ज़रूरी। ये बहुत एक बड़ा टूल दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को, और इसी की आलोचना कर रहे हैं कि ये तो न्यूक्लियर मिसाइल दे रखा है हमने उसको। इसी न्यूक्लियर मिसाइल की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया था, आपको याद होगा, जिसको आज न्यूक्लियर मिसाइल कह रहे हैं। लेकिन तब कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं था, इसलिए कि वो आपके पक्ष में था।
आप चाहते थे कि वो फैसला आए, उसी तरीके से आए, तो उसको आपने बहुत स्वीकार कर लिया। यहाँ गवर्नर को उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी, संवैधानिक ताकत का एहसास करा रही है सुप्रीम कोर्ट, उनको बता रही कि आपको करना क्या चाहिए। वहाँ आपको गलत लग गया, क्योंकि गवर्नर एजेंडा लागू कर रहे थे, वहाँ की विधानसभा का नहीं, केंद्र सरकार का एजेंडा वहाँ थोप रहे थे। राज्य की विधानसभा के पारित कानूनों को लागू करने में रोड़ा अटका रहे थे। आप साइन नहीं करेंगे तो कोई भी विधेयक जो है वो कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से उन्हें मना किया, और ये कहते हुए मना किया कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, हम और आप सभी लोग जो हमको संवैधानिक दायित्व मिले हैं, जिस हम पद पर बैठे हैं, वो अपने मर्जी से नहीं चलते हैं, किसी केंद्र सरकार की मर्जी से नहीं चलते हैं, जिसने हमको अपॉइंट किया है हम उसकी मर्जी से नहीं चलते हैं, हम चलते हैं संविधान की मर्जी से चलते हैं, संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो उन्होंने वैसा नहीं किया, तो उनको खिलाफ जो है आग उगल रहे हैं, और आग उगलने वालों में उपराष्ट्रपति तक शामिल हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें अभी भी यही नहीं ख़त्म होती हैं। इसको आप ये देखिए कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरी मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आने वाले दिनों में निशिकांत दुबे माफ़ी मांग ही लें, और निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिकाएं भी जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2 याचिकाएं जा चुकी हैं, शायद 3 याचिकाएं चली गई हैं। एक याचिका तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दायर की है, दूसरी याचिका रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं लखनऊ के, रिटायर्ड क्या, उनको सरकार ने ज़बरन रिटायर कर दिया है, तो उन्होंने अपने को लिखते हैं ज़बरिया रिटायर्ड IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर है एक, उन्होंने याचिका दायर की है कि इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही हो, और अवमानना की, अदालत की अवमानना तो इन्होंने की ही है। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत रूप से संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया है, तो ये व्यक्तिगत अवमानना का भी केस इनके खिलाफ बनता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है वो तो है ही, हालांकि एक बहुत बड़ा पेच उसमें है। पेच ये है कि अवमानना की कार्यवाही के लिए, अवमानना की जो याचिका दायर की जाती है, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनके ज़रिए वो दाखिल की जाती है, उनकी उसमें सहमति ज़रूरी होती है। चूँकि संविधान निर्माताओं ने ये बनाने की कोशिश की होगी कि सॉलिसिटर जनरल सरकार का आदमी होता है, और सरकार से या सरकार में बैठे लोगों से ये उम्मीद नहीं की गई रही होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अश्लील शब्दों में टिप्पणी कर सकते हैं, इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं जैसी कि की गई। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कैसे ट्रेंड चलाया जा रहा था इसके खिलाफ। इस तरह की टिप्पणी वो नहीं कर सकते हैं कि वो दंगा भड़का रहे हैं, देश में जितने भी दंगे हो रहे हैं उनके लिए वो जिम्मेदार हैं, ये उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी थी। तो अब इसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट खुद अवमानना का संज्ञान ले लेता है, तब तो सॉलिसिटर जनरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये होता है कि कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर उसके अवमानना की याचिका दायर करता है, तो उसमें फिर सॉलिसिटर जनरल की या फिर जो अटॉर्नी जनरल है उनकी स्वीकृति उसमें लेनी पड़ती है। अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत स्वतः संज्ञान भी ले, इसके दरवाजे भी अभी खुले हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब खुलती है तो पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मुद्दों से जो ध्यान भटकाने की एक प्रक्रिया होती है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की, वही प्रक्रिया यहाँ भी दिखाई पड़ रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा उसमें मुद्दा है छोटा सा, आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार वो चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है, वो EVM की सरकार है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ धांधली हुई है। धांधली इस तरह से हुई है कि वोटर, फर्जी वोटर बना दिए गए और उन फर्जी वोटरों को से वोटिंग करा दी गई, और सारी की सारी वोटिंग भारतीय जनता पार्टी या महायुति गठबंधन के पक्ष में करा दी गई और वो चुनाव जीत गए। जीता हुआ चुनाव इंडिया गठबंधन हार गया, ये विपक्ष का कहना है। अब उसमें एक नया खेल आया है। इस मामले में पहले ही आरोप लग रहे थे धनंजय मुंडे के ऊपर,
धनंजय मुंडे मंत्री भी थे, लेकिन उनको मंत्री पद से महीने 2 महीने की भीतर ही सरकार बनने के बाद उनको हटाना पड़ा। धनंजय मुंडे के ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि उस समय जब वहाँ पर मतदान हो रहे थे बीड जिले में महाराष्ट्र के, वहाँ जो ईवीएम की निगरानी में जो अधिकारी तैनात थे, एक पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, उनका ये बयान आया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी से ठीक पहले वो सरेंडर करने वाले थे और मीडिया से उन्होंने कुछ बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 10 लाख रुपए दिए गए हैं ताकि मैं ईवीएम से दूर रहूं और जो कुछ भी ईवीएम के साथ हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग मैं कहूं ना कहूं, यानी मुंह बंद करने के लिए उनको 10 लाख रुपए ऑफर नहीं किए गए, उनके अकाउंट में डाल दिए गए। ये उनका बहुत बड़ा आरोप है। और भी बहुत सारी वो बातें बताने वाले थे ईवीएम को लेकर, कैसे मशीनरी का इस्तेमाल किया गया चुनाव जीतने के लिए। पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को जिताने में लगी थी, इस बात की जानकारी वो दे रहे थे। लेकिन तब तक उनको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी सरेंडर नहीं करने दिया, और वो वक्त जो होता उसी में वो काफ़ी कुछ मीडिया से बात करते। लेकिन जितनी भी उन्होंने बातें की है बहुत गंभीर है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये 10 लाख रुपए मुझे सिर्फ इस बात के लिए दिए गए कि मैं चुप रहूं, ईवीएम जहां है वहाँ से मैं दूर चला जाऊँ, चूँकि वहाँ मेरी ड्यूटी थी, और जो कुछ भी हो रहा है उसको होते रहने दूँ, वो इस तरह से मैं पेश आऊँ कि जैसे मैंने वो सारी चीज़ें देखी ही नहीं है। तो ये बाकी और सारे मुद्दे चल ही रहे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे ईवीएम को हैक करके महाराष्ट्र की सरकार बनाई गई, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और वो चुनाव एक तरह से बिल्कुल फ्रॉड है। वो चुनाव का मतलब ये है कि वहाँ से जो विपक्ष का आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉड है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, जिसकी पुष्टि अब उस पुलिस इंस्पेक्टर ने भी कर दी है कि कैसे चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल करके फर्जी मतदाताओं के जरिए बीजेपी ने वोट डलवाए और उन वोटों की बदौलत वो चुनाव जीत गई। अब इसकी जांच होनी चाहिए, होती है या नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बड़े मुद्दे को से लोगों का ध्यान डाइवर्ट रहे, ये नया शिगुफा छोड़ दिया गया है। और इसमें जरा भी गंभीरता होती कि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय की अवमानना भी इसको नहीं कहेंगे, बल्कि सीधे तौर पर न्यायालय को धमकी देने की जो कोशिश की जा रही है बीजेपी के सांसद की तरफ से, उसके खिलाफ, उसको लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि हमारे वो बयान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी निशिकांत दुबे उसी तरह के बयान दे रहे हैं। इसका मतलब पार्टी की ओर से पूरी तरह से बैकिंग है। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नड्डा जी किसी दिन आते हैं और आकर फिर एक ट्वीट कर देंगे कि भाई हम इसको नहीं मानते। आप नहीं मानते तो आपकी पार्टी का सांसद है, आप उसको पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते, शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दे देते हैं, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो सीधा मतलब कि अदालत की जो अवमानना उन्होंने की है उसमें उनकी पार्टी भी शामिल है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।